गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं अनकंडीशनल लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो कायरा रहती है वो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करती है नाना नानी के साथ, और बाकी सबके सभी बहुत अच्छे से इंजॉय करते हैं। ये लोग बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, पहले कैरम बोर्ड खेलते हैं, फिर कार्ड्स वाले गेम खेलते हैं, और फिर इनके जब जाने का टाइम होता है तो नानी इनको गिफ्ट देती है। और गिफ्ट देने के बाद ये लोग जल्दी से कैब पे बैठते हैं, कैब से अपने होटल रूम पे जाते हैं, वहाँ से अपने पूरे कपड़े पैक करते हैं और चेकआउट करते हैं। अब उसके आगे जब वो लोग चेकआउट कर रहे रहते हैं तो कायरा का फेस बहुत ज़्यादा अपसेट रहता है। कायरा की इच्छा होती है कि वो रुके, तभी उसी समय जो रिद्धि रहती है वो कायरा को देख लेती है, और कायरा को देख के उसकी तरफ क्या कहती है, आपकी इच्छा नहीं है क्या जाने की? तो कायरा कुछ नहीं कहती है। तभी वो बोलती है, अच्छा मैं आपको यहाँ से नाना नानी के यहाँ भेज देती हूँ, और हम लोग निकलते हैं, फिर आपका जब इच्छा हो तब आ जाना। तो जैसे ही कायरा ये बात सुनती है तभी वो एकदम से रिद्धि का हाथ पकड़ती है और उसे कहती है कि ये क्या मतलब हुआ कि आप मुझे छोड़ के चली जाओगे? साथ आए हो तो साथ निभाना तो सीखो। कायरा थोड़े से गुस्से में कहती है। तभी जो रिद्धि है वो उसके गालों पे हाथ रखते हुए कहती है, बच्चा आप समझ नहीं रहे हो, मेरी कुछ मजबूरी है। इंटर इंटर पेपर कॉम्पिटिशन्स जो है वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। मैं और रश्मि 5 साल से ट्राई कर रहे हैं और अभी तक निकला नहीं है हमारा। हम लोगों ने अपनी थीसिस, हमने अपनी पूरी रिसर्च उसमें भेजी है, हर बार कुछ ना कुछ तरीके से हमारा रिजेक्ट होता ही है। तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पर अभी नानी के साथ अगर आपको रहना है तो आप रह सकते हो। अगर मेरा कंपटीशन नहीं होता तो मैं भी रुक जाती। तो कायरा बोलती, इट्स ओके, मैं कभी और नाना नानी से मिल लूँगी, अभी हमें निकलना चाहिए। उतनी देर में रश्मि और जिया रहते हैं, वो लोग भी बाहर आते हैं और नॉक नॉक करते हैं, और कहती है रश्मि, रिद्धि बाद में बात कर लेना है, सीरियसली बहुत कम टाइम बचा है। हम एक्चुअल में आधा घंटा लेट है चेकिंग करने के लिए, और अभी तक हमें जाते जाते थोड़ा टाइम लग जाएगा। अगर अब हम लेट हो गए तो हमारी फ़्लाइट भी मिस हो सकती है। तो रिद्धि बोलती कि हाँ बस निकल ही रहे हैं, और ऐसे करके कायरा भी फटाफट पैकिंग में हेल्प करती है, और हम लोग वहाँ से, ये लोग निकल जाते हैं। करीब आधा घंटे के गैप से ये लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। कितनी स्पीड में ये लोग गाड़ी मीन्स कार जो रहती है वो काफ़ी स्पीड में ड्राइव होती है, और ड्राइव होने के बाद ये लोग पहुँचते, तो जो प्रोसेस होता है एयरपोर्ट के बाद की चेकिंग करना, पासपोर्ट चेकिंग करना और 2 घंटे पहले पहुँचना, वो सारी चीज़ें हो रही रहती है। तो जाते हैं, पूरा प्रोसीजर होता है, काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके रहते हैं, तो वहाँ पर उनको थोड़ी सी डांट भी पड़ती है कि आप लोग लेट आए हैं, आपको आना चाहिए था। बट ड्यू टू द इमरजेंसी करके ये लोग अंदर चले जाते हैं। जब वो फ्लाइट पे बैठते हैं तो जो कायरा रहती है उसका मूड काफ़ी ज़्यादा अपसेट रहता है, मीन्स लाइक कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसको चुभ रही रहती है। बोलते हैं ना कि क्यों अपसेट है पता नहीं। तो जब कायरा के बाजू में रिद्धि बैठती है, वो उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, बेबी क्या हुआ है, आप बहुत अपसेट दिख रहे हो। आई डोंट थिंक सो कि आप नाना नानी के जाने के बाद इतने ज़्यादा अपसेट हो। आई थिंक देर इज़ समथिंग एल्स विच यू आर हाइडिंग विथ मी। तो कायरा उसकी तरफ देख के बोलती है, कुछ नहीं बेबी, और उसके गालों पे हाथ रखती है और उसे कंधे पे अपना सर रखती है। रिद्धि भी जो रहती है वो काफ़ी इमोशनल उसे फील करती है, तो वो अपना हाथ उसे गालों पे रख के उसे अपने कंधे पे आराम से कंफर्टेबली लेटाती है। आई मीन मतलब हग करती है। दूसरी तरफ जो हमारी रश्मि रहती है, जिया रहते हैं, वो लोग भी काफ़ी अच्छे से मज़े से बैठे रहते हैं और अपना मोबाइल्स उठा के मूवी स्टार्ट कर देते हैं देखना, क्योंकि जाने का टाइम है, कुछ ना कुछ तो देखना ही है, तो सब इंजॉय कर रहे रहते हैं। थोड़ी देर हो जाती है और ये रात का सफ़र रहता है, मीन्स उनकी 7 बजे की फ़्लाइट रहती है, और धीरे धीरे अंधेरा बढ़ता ही जाता है और इन्हें नाइट का ट्रैवल करना रहता है, तो लाइट्स वगैरह सब ऑफ हो जाती है। तो जो रिद्धि रहती है वो जब कायरा की तरफ देखती है, जब वो कायरा की तरफ देखती है तो कायरा की आंखों में से एक आंसू गिर रहा रहता है, और रिद्धि उस आंसू को पोंछती है और पोंछते हुए बोलती है, क्या हुआ है कायरा, समथिंग इज हर्टिंग यू? तो वो बोलती है, नहीं नथिंग। तो तभी वो बोलती है कि प्लीज़ टेल मी व्हाट हैपेंड। तो कायरा कहती है, रिद्धि वो डर लग रहा है पापा के पास जाने से,
सब कुछ इतना हो चुका है कि मैं अपने पापा को कैसे फेस करूँगी। जब तक सच्चाई पता नहीं रहती है तो बहुत ईज़ी रहता है ना कि हम किसी के साथ भी रह लेते हैं। अभी जब पता चल गया है सब कुछ तो कितना हार्ड हो चुका है मेरे लिए कि पहले मैं सोचती थी कि अंजना मम्मी गलत है, फिर मैंने सोचा रीना मम्मी गलत है, फिर आज पता चला कि अल्टीमेटली दोनों ही गलत नहीं थे। गलत तो मेरे पापा थे जिन्होंने सबके साथ गलत किया। तो कैसे फेस करूँ उस इंसान को जो मेरी ज़िंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है और जिनको मैं अपना आइडल मानती हूँ, जिनके साथ मैं काफ़ी खुश रहती हूँ और हमेशा से कहती हूँ कि मेरे पापा मेरी ताकत है। ये सब चीज़ें एकदम से हो गई है, तभी जो रिद्धि है वो हाथ पकड़ के बोलती है, आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझ सकती हूँ क्योंकि अगर आपकी एक ही जन पूरी ज़िंदगी हो और उस ज़िंदगी के बारे में आपको एकदम से पता चले कि ये इंसान ने ही सब कुछ गलत किया, तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। अगर मेरे पापा के बारे में मुझे कुछ ऐसी चीज़ें पता चलती, जो चीज़ मैंने कभी सोची भी ना हो, तो मुझे भी कहीं न कहीं ऑकवर्ड फ़ील होता है। बट रियलिटी ये है कि अगर आपको हर चीज़ पता चल गई है तो आप बदल तो सकते नहीं हो पुरानी चीज़ों को, लेकिन आप अपने आने वाला कल तो बदल सकते हो ना। आज अपना सुधारोगे वक्त, आज अगर अपना प्रेजेंट सही रखोगे तो फ्यूचर अपने आप अच्छे से चलेगा। तो प्रेजेंट में जियो। देखो, अंकल के साथ जो हुआ, रीना आंटी, अंजना आंटी और अंकल, ये तीनों की अपनी एक लाइफ थी जिन्होंने इन्होंने अपनी गलतियां करी, सब कुछ किया। पर जब से आप पैदा हुई हो तब से आपके पापा ने आपके लिए कोई गलती नहीं करी ना। तब से तो वो आप पे ध्यान रख रहे हैं, आपको खुशियाँ दे रहे हैं, किसी के साथ नहीं है, सब कुछ अपनी लाइफ में बिज़ी हैं, पैसे कमा रहे हैं, किसके लिए? आपके लिए। और हाँ, वो बात अलग है कि उन्होंने अंजना आंटी के साथ काफ़ी ज़्यादा गलत किया कि मेरी शादी करी और शादी करने के बाद उनके साथ वो बोलते हैं ना कि वाइफ़ वाला मटेरियल नहीं मिला। तो हालाँकि जब नहीं मिला है तो चीज़ें थोड़ी-सी हुई है, काफ़ी ज़्यादा हुई है। तो उसके लिए कोशिश कर सकते हैं, बट एट प्रेज़ेंट योर डैड इज़ योर स्टिल हीरो। योर डैड इज़ स्टिल हीरो, डोंट मेक हिम विलन। उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। देखो, उन्होंने जो गलती करनी थी कायरा, आपके पैदा होने से पहले पहले करी, पर आपके पैदा होने के बाद आपके लिए तो वो अच्छे हैं ना। उन्होंने अब तो आपके लिए सब कुछ किया, आपके साथ रहे, आपके अंजना आंटी के साथ भी काफ़ी अच्छे से रहे। हाँ, रिलेशन उनके और उनके वहाँ के थोड़े सही नहीं है, इट्स ओके फाइन, बट फॉर यू ही इज़ हीरो, व्हाई यू आर मेकिंग हिम विलन? तभी कायरा बोलती, आई एम नॉट मेकिंग हिम विलन, ही इज ऑलरेडी। उन्होंने मेरी मॉम के साथ गलत किया। हाँ, उन्होंने मेरी अंजना मम्मी के साथ गलत किया है, नाना नानी के साथ गलत किया है, सबके साथ तो गलत ही किया है ना। और मैं विलन बना रही हूँ? जो इंसान पहले से ही विलन है उसे आप कैसे बोल सकते हो कि विलन है? तभी जो रिद्धि रहती है वो कायरा को देखती है और बोलती है कि हर एक इंसान गलती करता है अपनी ज़िंदगी में, पर वो अपनी गलती को दोबारा रिपीट करता है तो वो गुनाह होता है। पर अगर वो अपनी गलती को सुधार के आगे बढ़ता है तो उसे चांस देना चाहिए। आपको पता है, कैदी की भी सज़ा अगर 7 साल की होती है तो 8वें साल उसे एक नई ज़िंदगी दी जाती है। 7 साल तक वो अपनी सज़ा को काटता है और 8वें साल से उसे ये बोला जाता है कि अपनी नई ज़िंदगी नए सिरे से शुरू कर। उसे भी दूसरा मौका दिया जाता है। तो आपके पापा ने भी उस समय जो था उन्होंने वो चीज़ें करी, पर उसके बाद जब आप आए, जब उन्होंने रीना आंटी को खो दिया, तब उन्हें रियलाइज़ हुआ अपनी गलती और उन्होंने अब आपके साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। वो बदल चुके हैं। हाँ, और यही एक रीज़न था कि वो बदल चुके हैं, काफ़ी अच्छे हो चुके हैं, इसलिए ना नाना-नानी ने आपको कभी कुछ बताया, ना अंजना आंटी ने कुछ बताया। वो यही चाहते थे कि आपके लिए आपके पापा हीरो हैं, तो हीरो ही रखो। कोई आपकी पर्सपेक्टिव या कोई आपकी मेंटल थ्योरी नहीं बदलना चाहता था। पर आपको सच्चाई जाननी थी, इसलिए सबने आपको बताया और ये बात सच है। तो काफ़ी अच्छे से रिद्धि समझाती है। तभी कायरा बोलती है कि पता नहीं, पर थोड़ा सब कुछ चेंज हो गया। तो कहती है चेंज दिमाग से होता है, दिल से नहीं। आप
तो जब वो रिद्धि इतने अच्छे से सब चीज़ें समझाती है, तो कायरा को कहीं न कहीं लगता है कि उसे अपने पापा के साथ इनजस्टिस नहीं करनी चाहिए। अगर उसके पापा चेंज हो गए, तो उसे काफ़ी अच्छे से अपने पापा को समय और हर चीज़ देनी चाहिए। वक़्त गलती सबसे होती है, पर उस गलती को जो सुधारता है, वही एक रियल हीरो होता है और वो ये चीज़ समझती है। ऐसी फ्लाइट में बात करते-करते रात का सफ़र ऐसे ही तय हो जाता है। कुछ समय सोते हैं, कुछ समय नहीं सोते हैं। जिया और रश्मि तो बहुत टाइटली एक-दूसरे को हग करके रोमांटिक मूवीज़ देख रहे रहते हैं और एक-दूसरे के साथ काफ़ी कंफर्टेबल हो रहे रहते हैं। जो रिद्धि रहती है, वो कायरा को बहुत अच्छे से कंसोल करती है क्योंकि कहीं न कहीं वो थोड़ा-सा अनकंफर्टेबल फ़ील करती है अपने मॉम एंड डैड को फ़ेस करने के लिए। जिसके लिए जो कायरा है वो बहुत प्यार से उसे हैंडल करती है। सब काफ़ी चीज़ें अच्छे से थी। ये समय भी ऐसे बीत जाता है और फ्लाइट लैंड होने पर आ जाती है। पर जब फ्लाइट लैंड हो रही रहती है तो कब तब बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका रहता है क्योंकि इन लोगों ने 7 बजे कुछ किया था तो रात के ये लोग करीब 4:30 या 5 बजे करीब पहुंचते हैं। जब रात के 4:30-5 बजे पहुंचते हैं तब काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होता है। इतना ज़्यादा अंधेरा कि वहाँ पर सबको मतलब अनकंफर्टेबल लगता है कि कैसे जाना है। तो सबसे पहले जो रिद्धि रहती है वो कहती है कि हम अलग-अलग घर जाने से बेटर है हम एक साथ घर जाएँगे। मीन्स या तो मेरे घर चलो या तो कहीं और चलो। तो कायरा बोलती है आप लोग मेरे घर चलो। तो तभी रिद्धि उसकी तरफ स्माइल करते हुए बोलती है बच्चा आपके घर में मॉम एंड डैड हो रहे होंगे इस समय वो रात को सो रहे होंगे तो आपके घर जाना मुझे सही नहीं लगता मेरे घर चलते क्योंकि डैड को तो मैंने पहले इन्फॉर्म किया था तो वो तो मतलब उनको पता है कि इस टाइम पे तो हम मेरे घर चलते कोई इशू नहीं होगा। तो रिद्धि जैसी ये बोलती है जिस पे जिया और रश्मि एग्री करते हैं क्योंकि वो लोग तो बचपन से रिद्धि के घर जाते ही रहते हैं तो उन्हें कोई इशू अलग होता नहीं है। तो सब के सब वहाँ जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो कैब बुक करते हैं, कैब बुक करके सब एक ही जगह चले जाते हैं। रात का समय रहता है तो कहीं न कहीं इन्हें कैब वाले पे भी थोड़ा भरोसा नहीं रहता है कि कैब वाला सही करेगा नहीं। तो सब के सब अपने मोबाइल की बैटरीज़ ऑन करके मतलब मोबाइल ऑन करके एक दूसरे के मतलब जो रास्ता रहता है वो रास्ता इनका एक्चुअली रूट चेंज हो चुका रहता है। मीन्स जो जिस रूट से ये लोग ऑलवेज़ ट्रैवल करते हैं घर के लिए वहाँ पर ना कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा रहता है रोड का। तो वो वाली जगह से छोड़कर जो ड्राइवर रहता है वो दूसरी जगह से लेके जाता है। तो हालाँकि उस समय रात का टाइम रहता है, 4 लड़कियाँ एक साथ, तो कहीं न कहीं सबको कुछ ना कुछ टेंशन होती है। तो सब के सब ना गूगल मैप ऑन करके बैठते हैं। कोई गूगल मैप ऑन करता है तो कोई मीन्स जो 100 नंबर का डायल वाला नंबर हाथ में ही रखे रहते कि बाय चांस कभी कुछ हुआ तो हम करेंगे। लेकिन बोलते हैं ना जब आप एक अच्छे जगह से बुक करते हो मीन्स आप नॉर्मल टैक्सी नहीं लेते हो लेकिन आप अगर उबर या कुछ ओला वगैरह अच्छा खासा बुक करते हो तो वो कहीं न कहीं सेफ़ राइड होती है। तो वो जो ओला वाला था वो भी समझ रहा था कि 4 लड़कियां हैं और वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें काफ़ी अच्छे से सेफली घर पहुंचाना। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है वो प्रॉपरली सेफली घर पहुंच जाते हैं। जैसे ही घर पहुंचते हैं तो वो जब मनी ट्रांसफ़र करना रहता है तो उसके साथ ना जो रिद्धि रहती है वो टिप भी ट्रांसफ़र करती है और ये देख के ड्राइवर वाले को भी अच्छा लगता है और ख़ासकर रिद्धि को भी ये चीज़ एक एप्रिशिएट करती है सामने वाले को कि आप इतने रात को ट्रैवल करते हो हमारे लिए हम सब के लिए हम सबको एक सेफली घर पहुंचाने के लिए तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि हम आपको अप्रिशिएट करें। तो वो टिप इज़ जस्ट अ मोनेटाइज फॉर्म कि वो उसे अप्रिशिएट करती है। फिर थोड़ी देर बाद सब घर पहुंच जाते तो बैल रिंग करनी रहती है बट वो बैल रिंग नहीं करती है क्योंकि उसके पास हमेशा से एक्स्ट्रा स्पेयर की रहती है। तो एक्स्ट्रा स्पेयर की से ओपन करती है और ओपन करके सब घर पे अंडर हो जाते हैं। पर जो डैड रहते हैं वो कायरा के जो रिद्धि के डैड रहते हैं वो वहाँ पर हॉल में ही सो जाते हैं। मतलब सोफ़े पे बैठे-बैठे सो जाते हैं। थोड़ी देर में जैसे ही लाइट्स ऑन करती है रिद्धि तो उनकी भी आँखें उठ जाती हैं। तो तभी वो बोलते हैं, "आ गए मेरे बच्चों सब के सब।" तो रिद्धि कहती है, "पापा आप सोए नहीं अभी तक?" तो कहते हैं, "अच्छा मेरी बेटी घर आने वाली है और मैं सो सकता हूँ? आपको लगता है कि मैं ऐसे सो जाऊँगा?" "नहीं बाबा इतनी जल्दी कैसे सो सकता हूँ? मेरी बेटी मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है क्या?" तभी वो हँसते हुए कहती है कि, "हाँ पापा मैं जानती हूँ आपके लिए हमेशा से होती है।" तो जो कायरा रहती है वो थोड़ा-सा अपने पापा के बारे में सोचने लगती है। तभी जो रिद्धि है वो काफ़ी अच्छे से कायरा को टैप करके बोलती है कि क्या हो गया है? तो कहती कुछ नहीं,
हाँ, तो यहाँ पे जिया और रश्मि भी आके बोलते हैं, अरे अंकल सो जाया करो, आपकी बेटी की ज़िम्मेदारी हमारी है, हम थोड़ी ना कुछ करने देंगे आपकी बेटी को। अरे आपकी बेटी को कुछ नहीं होने वाला, हम काफ़ी अच्छे से ध्यान रखेंगे, आप टेंशन क्यों लेते हो? तभी उसके पापा बोलते हैं कि अगर मुझे रिद्धि का ध्यान रखना है, तो रिद्धि के साथ तुम दोनों कौन सी बड़ी हो, तुम दोनों का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। मेरे लिए काफ़ी छोटी सी प्यारी सी बच्ची हो आप लोग, तो मेरा तो फ़र्ज़ ही है दोनों का ध्यान रखना। जब पापा ये सारी बातें काफ़ी अच्छे से कहते तो बहुत सुकून महसूस होता है रिद्धि को भी और मतलब जिया और रश्मि को भी। थोड़ी देर बाद ये सब लोग अपने रूम पर चले जाते हैं। तो रूम पर जाते हैं तो दूसरा वाला जो स्पेयर रूम रहता है वो हमेशा से मतलब ज़्यादा वो यूज़ कोई करता नहीं है। तो जो जिया रश्मि है वो उस रूम में चले जाते हैं। तो कायरा और रिद्धि एक दूसरे को देख रहे रहते कि ये लोग का पहले से फिक्स रहता है क्या ये रूम। तो रिद्धि हंसते हुए बोलते कि हाँ, ऊपर वाला जो भी 2 रूम रहते हैं उसमें से एक रूम इन्हीं का ही है, इन्हीं का ही है, मतलब मेरा नहीं है वो। ये हमेशा से आते हैं उसी रूम में रहते हैं और उसी रूम में मस्ती करते हैं। हाँ, फिर रात का टाइम जब होता है तो हम तीनों भी उसी रूम में रह के मस्ती करते थे, बट सोने के लिए मैं अपने रूम पर आती हूँ। तो कहते सही है, चलें हम अपने रूम पर। तो कहती हाँ। तो जो जिया और रश्मि जैसे ही जाते हैं अपना सामान रखते हैं, तो जिया वॉशरूम में जाती है, फेस वॉश करती है, थोड़ा रेडी होती है, क्योंकि हालांकि ट्रैवलिंग करके आके थोड़ा हो चुका रहता है। एक्चुअली ये टाइम होता है 4:30 बजे का सुबह, और जो रश्मि भी है वो जाके तैयार हो जाती है। अब इन लोगों को कॉलेज भी जाना रहता है, जो 10 बजे का कॉलेज करीब रहता है। तो जिया बोलती है रश्मि से कि सो नींद आ रही है क्या तुम्हें, तो सोना है क्या तुम्हें। तो रश्मि उसी तरफ देखती है और कहती है कि हाँ सोएंगे ना, ऑफ कोर्स हम लोगों को सोना भी ज़रूरी है, क्योंकि फिर कॉलेज जाना है, और उसके बाद तो आपको पता है ना कि मैं अभी थीसिस में वो इंटरनेशनल पेपर कंपटीशन में बहुत ज़्यादा बिज़ी होने वाली हूँ। तो यस, मुझे अभी सोना पड़ेगा, आई जस्ट वांट टू बी रिलैक्स ना। तो जिया उसके पास आकर बोलती है बेबी, ये आप जो बिज़ी होगे तो कितने दिन तक के लिए बिज़ी रहोगे। तो वो कहती है पता नहीं, हमें हमारे पास 1 वीक है सबमिट करने के लिए, और जिस तरीके से हमारा पेपर के थीसिस को दिख रहा है हमारा काम बहुत है, तो हमें तो डे नाइट भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि पहले हम कॉलेज करेंगे, कॉलेज से जाने के बाद मुझे थीसिस करना पड़ेगा, तो मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाऊँगी, बहुत ज़्यादा हैक्टिक होने वाला है मेरा शेड्यूल। तो जिया कहती है हाँ, वो तो मुझे लग ही रहा है, तो मतलब अब मैं ये मान कर चलूँ कि आप 1 वीक तक बहुत बिज़ी रहने वाले हो। तभी जी रश्मि कहती है कि हाँ बेबी, मैं 1 वीक तक काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रहूँगी। तभी जो जिया है वो एकदम से आती है उसके करीब और उसके वेस्ट पे हाथ रख के उसे अपनी ओर खींचती है। तो कहती है बेबी, 1 वीक तक तो टाइम नहीं मिलेगा, और दूसरी बात कहते हैं पढ़ाई करने से पहले पहले या कुछ भी काम करने से पहले काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड हो जाना चाहिए। तो जब आप रिलैक्स्ड होगे तो आपका माइंड फ्रेश रहेगा, माइंड फ्रेश रहेगा तो आप अपना काम काफ़ी अच्छे से कर पाओगे, और काफ़ी अच्छे से कर पाओगे तो न्यू न्यू आइडियाज़ आएंगे, और हो सकता है कि आपका इंटरनेशनल पेपर कंपटीशन में आपका थीसिस सेलेक्ट हो जाए। तो रश्मि जो रहती है वो उसकी बातों को काफ़ी अच्छे से सुन रही रहती है और समझ भी रही रहती है। तभी वो एकदम से कहती है तो क्या मतलब आपका रिलैक्स का। तो वो कहती है बेबी बस यही मतलब है कि थोड़ा सा रोमांस। तो रश्मि कहती है नहीं नहीं बेबी, वो पता है ना, वो रोमांस के चक्कर में पीछे के जो मार्क्स है ना अभी भी ताज़े हैं। तो जिया एकदम से पीछे हट जाती है और कहती है आई एम सॉरी, बट मैं वो जानबूझ के नहीं करना चाहती थी। अ, ठीक है, आप सही कह रहे हो, हमें नहीं करना चाहिए। तो वो वहाँ जाती है और जाकर बेड पे सो जाती है, और फटाक से बेड पे सो के कंबल अपने सर मतलब कंबल ओढ़ लेती है। थोड़ी देर में जो रश्मि है वो मुस्कुराती रहती है और वो जाती है, वो भी बेड पे सोती है। जैसी बेड पे सोती है लाइट्स वगैरह ऑफ करती है, और एकदम से जिया के करीब आके जिया की कमर में हाथ डालती है, और कमर में हाथ डाल के आराम से उसे हग कर रही रहती है। जैसे जैसे वो हग कर रही रहती है वैसे वैसे जिया का जो बोलते हैं ना कि इमोशंस, और अगर मूड हो तो वो फीलिंग्स आने लगती है, उसे फीलिंग आ रही रहती है। तो जो रश्मि है वो थोड़ा सा हाथ ऊपर करके उसके चेस्ट के वहाँ पर हाथ रख देती है और थोड़ा सा प्रेस कर रही रहती है।
तो रश्मि जिया की तो हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगती है। जिया एकदम से हाथ छोड़ के टर्न होती है और वो उसे किस करने लग जाती है। तो इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डीपली किसिंग होना स्टार्ट हो जाती है। दोनों एक दूसरे को किस कर रहे रहते हैं, किस करके जो नेक पे किस हो रही रहती है। दूसरी तरफ जो रिद्धि रहती है वो जाती है, वो पहले अपना बेड क्लीन करती है, क्योंकि उसे आदत ऐसी रहती है कि जब भी वो कहीं से भी ट्रैवल करके आए तो उसे बेडशीट चेंज करने की आदत है, तो वो बेडशीट चेंज करती है। तो जो कायरा कायरा रहती है वो बोलती है मैं भी आपकी मदद करती हूँ। तो दोनों मिलके बेडशीट चेंज कर रहे रहते हैं, काफ़ी अच्छे से सेट करते हैं। फिर कायरा बोलती है कि मैं चेंज कर लेती हूँ, तो रिद्धि बोलती है कि हाँ आप चेंज कर लो। तो रिद्धि जाती है और अपना नाइट सूट निकालती है और वो कायरा को देती है। तो कायरा बोलती है मेरे पास ऑलरेडी नाइट सूट है। तो वो कहती है कि नहीं, वो हम ऑलरेडी वेयर कर चुके हैं ना, तो आप ये वाला कर लो, कल तो वो वॉश हो ही जाएगा लॉन्ड्री में। तो कहती है ठीक है। तो ये दोनों काफ़ी अच्छे से चेंज करते हैं। चेंज करते से जैसे हाँ ये लोग बेड पर आते हैं, वैसी जो कायरा रहती है वो टाइटली, बहुत टाइटली हग करती है रिद्धि को। और जैसे उसके टाइट में ना एक इनसिक्योरिटी वाली टाइट रहती है। जैसे अगर आप किसी को हग करते हो तो या तो आप बहुत प्यार से हग करते हो, और या तो आप किसी को हग करते हो तो इनसिक्योरिटी के साथ हग करते हो। तो वो सारी फीलिंग्स कायरा के मन में आ रही रहती है। तो जो कायरा रहती है वो थोड़ा सा इनसिक्योर होकर हग कर रही रहती है, तो जिसे बहुत अच्छे से रिद्धि समझ जाती है। अब रिद्धि को एक चीज़ समझ में आती है कि अगर कायरा को घर तक करना है और इस 10 दिन में वो काफ़ी ज़्यादा बिज़ी होने वाली है इंटरनेशनल पेपर कंपटीशन में, तो उसके दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि कायरा को पहले कंफर्टेबल करना आता है। तो वो कायरा को काफ़ी अच्छे से हग करती है और थोड़ी देर तक वो कायरा के साथ बातें करती हैं इधर उधर की, कि कैसा लगा आपको दिल्ली में, क्या लगा, कैसा है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा क्यूट टॉक हो रही रहती है। जैसे इन लोगों की क्यूट टॉक होती रहती है, तो जो कायरा रहती है वो अपने जो पैर है वो पूरी की पूरी रिद्धि की बॉडी में फैलाने लगती है। मीन्स लाइक रोल कर रही रहती है इधर से उधर तक। रिद्धि की भी थोड़ा सा मूड होने लगता है, कि उसे भी ऐसा लगता है कि नहीं अभी ठीक नहीं है, पर क्या कर सकते हैं अगर चल रहा है। दूसरी तरफ जो जिया रहती है वो तो किस पे किस करे जा रही रहती है, वो किस करके रुकती है। तभी थोड़ा इन लोगों का किस करीब 5 से 10 मिनट के बाद जब वो लोग गैप लेते हैं, तभी रश्मि कहती है अरे पर मैंने तो कहा था कि नहीं करना है, बट आप तो करने लग गए हो। तो कहती है यार बेबी अभी किसी भी चीज़ के लिए रोको मत यार, 10 दिन कितना मुश्किल है दूर रहना। ऐसा लग रहा है ब्रह्मचारी वाली फीलिंग आएगी मुझे, 10 दिन अपनी वाइफ से दूर रहो, नहीं पॉसिबल नहीं है, अभी आ जाओ। और ऐसे करके वो उसकी नेक पे किस करने लग जाती है। तो इस बार रश्मि उसे रोकती नहीं है, और उसके जो पीठ पे जितने भी जो नाखून के निशान वो वाउंड हुए रहते हैं, कहीं ना कहीं कुछ हद तक सही भी हो चुके रहते हैं, क्योंकि ट्यूब का बहुत अच्छे से लगाया जाता है, तो वो काफ़ी रिलैक्सिंग हो जाता है। तो वो एक दूसरे को काफ़ी डीपली किस कर रहे रहते हैं। किस करते करते नेक पे किस होती है, नेक से और नीचे तक किस हो रही रहती है, आजू बाजू मतलब बहुत प्यार से एक दूसरे को कर रहे रहते हैं। फिर थोड़ा और नीचे होती है तो वो बूब्स को प्रेस करते रहते हैं। फिर नेवल पे किसिंग होने लगती है। फिर इन लोगों का रोमांस फुल ऑन चल रहा रहता है। सुबह के 5 बजे का टाइम रहता है, सुबह के 5 बज रहे थे और इनका रोमांस भी काफ़ी ज़्यादा डीप चल रहा था। जो रश्मि थी वो बहुत डीपली किसेस करे जा रही थी और कंफर्ट लेवल कर रही थी। कहीं ना कहीं रश्मि को ये चीज़ पता थी कि आज जिया को इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अभी ये लोग बहुत ज़्यादा बिज़ी होने वाले हैं आगे स्टडीज़ के लिए, और इनके पास टाइम नहीं रहेगा, और जिसकी वजह से ये बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाएंगे। तो ये लोग चाहते थे कि ये लोग अपना कुछ कीमती टाइम, अपना जो क्वालिटी टाइम है वो काफ़ी अच्छे से स्पेंड करें, जिससे आगे जाकर कभी भी कहीं पर भी ये चीज़ फील ना हो जिया को कि वो उसे टाइम नहीं दे पा रही है। तो रश्मि जो था उसे बहुत प्रॉपरली हग कर रही थी, उसे किस कर रही थी, उसे डीपली किस कर रही थी। फिर वो जब नीचे नीचे जाके इनके टमी से और नीचे जा रही थी, और काफ़ी ज़्यादा रोमांस इनका डीपली चल रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद जो जिया रहती है वो बहुत बहुत ज़्यादा सुकून, बोलते हैं ना कि इतना ज़्यादा खुशी वाला फील कर रही थी कि वो अपने हाथों से बेडशीट को पकड़ने लग गई थी, और उसकी बहुत ज़ोरों से आवाज़ें भी निकलने लग गई थी। थोड़ी देर में जो जिया के मुंह पर हाथ रखती है रश्मि, कहती कि क्या कर रही हो,
हम अपने घर पे थोड़ी ना है, यहाँ पर इतनी जोर जोर से आवाज़ निकालोगी अंकल आ जाएंगे और क्या सोचेगी रिद्धि और कायरा। तो वो अपने मुंह से हाथ हटा के बोलती, बेबी रिद्धि और कायरा भी तो कर रहे होंगे ना, वो क्या सोचेंगे। हाँ बट अंकल का थोड़ा सोच रही थी म्यूज़िक लगा दो ना। तो कहती सुबह 5 बजे म्यूज़िक लगाएंगे, पागल हो क्या, खुद के घर पे बैठी है क्या, शांति से करो। फिर वो जाती है और फिर से वो उसे किसेस करने लगती है। इस बार तो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी रहती है जिया। तो जिया एकदम से रश्मि को अपने ऊपर करती है, रश्मि को अपने ऊपर से हटाकर नीचे करती है और वो भी काफ़ी ज़्यादा डीपली किसेस कर रही रहती है। यहाँ पर जो रश्मि की भी हालत हो रही रहती है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। रश्मि भी पूरी बेडशीट की पूरी हालत ख़राब कर देते। इनके नाखूनों के निशान बेडशीट पे पड़ रहे रहते हैं और वो नोच रही रहते हैं बेडशीट को, क्योंकि इनका जो रोमांस थोड़ा सा डीप नहीं वाइल्ड हो रहा रहता है, काफ़ी काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड हो रहा रहता है। जो रश्मि है वो भी साउंड निकालने लगती है, बट उसका जो साउंड की फ्रिक्वेंसी जो रहती है या लाउड बोलो वो कम रहती है एज़ कम्पेयर टू जिया। तो जिया की फ्रिक्वेंसी हमेशा से लाउड रहती है। फिर इन दोनों के बीच में काफ़ी काफ़ी ज़्यादा रोमांस चलता रहता है, बहुत पागलों की तरह एक दूसरे से डीपली तरीके से कर रहे रहते। थोड़ी सी देर के बाद जब ये दोनों थक जाते हैं तो जो 5 बजे का जो टाइम रहता है वो 5:45 पे कन्वर्ट हो जाता है, और 5:45 पे ये दोनों एक दूसरे से रिलैक्स होते हैं और फिर कहते हैं बेबी दिस वॉज कम्प्लीटली ऑसम। बहुत टाइम के बाद किया पर बहुत सही किया। तो जिया जब ये बोलती है तो रश्मि उसी तरफ देख के बोलती बहुत टाइम के बाद किया, आई थिंक हमने थोड़े दिन पहले होटल में ही किया था। तो कहती है कि हाँ बेबी वो अलग है, बट घर पे वापस आने के बाद जो रोमांस होता है उसकी बात अलग होती है। तो वो कहती है तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें सिर्फ बहाने चाहिए रहते रोमांस करने के लिए, रश्मि कहती है जिया को। तो जिया भी काफ़ी हंसते हुए बोलती कि बेबी वो तो बात है, हमें चाहिए तो रहते, बट आप हो तो फिर क्या ज़रूरत है बहाने की, अपनी वाइफ से क्या बहाने करना, जब मन करे तब कर लेना। बट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि इसके बाद आप काफ़ी ज़्यादा बिजी होने वाले। तो कहती है कि हाँ वो बात तो सच है। ऐसे करके फिर ये दोनों जो कंबल को लेते हैं अपने ऊपर, ब्लैंकेट को प्रॉपरली करते हैं क्योंकि इनके क्लॉथ्स तो पूरे फ्लोर पे गिरे हुए रहते हैं। तो ये दोनों अपने आप को एक बेडशीट के अंदर कवर अच्छे से करते हैं, फिर ब्लैंकेट ऊपर ओढ़ते हैं और काफ़ी एक दूसरे को हग करके सो जाते हैं। जो जिया के शोल्डर पे रश्मि अपना सर रखती है और उसके जो हाथ रहते हैं वो बूब्स की तरफ और प्लस रहते हैं, और जो जिया के हाथ रहते हैं वो उसके शोल्डर पे प्लस उसके नेवल की तरफ रहते हैं। और ये दोनों एक दूसरे को टाइटली हग करके एक प्योर प्योर कपल की तरह बहुत टाइटली हग करके काफ़ी अच्छे से सो जाते हैं। वहाँ पर दूसरी तरफ जो रिद्धि रहती है, रिद्धि को भी ये चीज़ें समझ में आने लगती है कि कायरा को ज़रूरत है। तो कायरा को भी वो बहुत डीपली किसेस करती है। कायरा भी उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करती है और बहुत कंसोल होती है। लेकिन उसके जो किस में ना जो कायरा का किस रहता है, उस कायरा के किस में लव नहीं था, इनसिक्योरिटी थी। वो ऐसा लग रहा था उसे खोने से डर रही थी और उस वजह से वो उसके साथ इंटीमेट हो रही थी। बट कहते ना इंटीमेशंस हमेशा से एक प्रॉपर सोल हम मतलब बेफिक्र होके करना चाहिए। तो जब रश्मि को रिद्धि को जब ये फील होता है कि ये थोड़ा अलग तरीके से हो रहा है तो वो थोड़ा सा अच्छे से प्रॉपरली हग करती हैं एक किस करने के बाद, और बहुत टाइटली एक दूसरे को हग करती है। और वो प्यार से उससे पूछती है कायरा क्या हो गया, इतना इनसिक्योर क्यों हो, मुझे खोने का डर मत रखो। हाँ मैं जानती हूँ कि काफ़ी लोग आपको अंदर से फीलिंग आ रही होगी कि बदल गए हैं, बट यहाँ कुछ नहीं बदला है। अगर आप मेरे साथ भी ऐसे फील करके करोगे तो आप मेरे साथ इंजॉय या आप मेरे पास सिक्योर्ड फील नहीं कर रहे हो तो कैसे चलेगा हमारा रिलेशन। तो वो थोड़ा सा उसकी आंखों में से आंसू आ रहे रहते कायरा के। तो जैसे जैसे आंसू गिर रहे रहते हैं, जो रिद्धि रहती है वो अपने लिप्स से उस आंसुओं को सक करती है और उसे रोने नहीं देती। फिर उसकी आई पे बहुत प्यार से किस करती है, और जैसी वो आई पे किस कर रही रहती है तो कायरा को वो जो इनसिक्योरिटी है वो कहीं हद तक कम दिखती है और वो उसके लिप पे किस करती है। जब वो लिप पे किस कर रही रहती है तो वो उसके किस को बाइट करने लग जाती है, जैसे वो बहुत मतलब तड़प रही है, अंदर का ज्वाला उसके अंदर पता नहीं क्या क्या चीज़ें उभर रही है और वो सिर्फ अब बस ब्लास्ट करना चाहती है, उसका ये था। तो वो बाइट करती, पर इस बार रिद्धि उसे नहीं रोकती क्योंकि अगर अभी उसने उसको रोक दिया
तो उसके जितने भी इमोशंस हैं वो कॉम्प्रेस हो जाएंगे उसके हार्ट पे, और जब वो उसके हार्ट पे वो कॉम्प्रेस होंगे वो आगे जाके एक वाउंड की तरह कन्वर्ट हो जाएंगे। तो वो चाहती थी कि उसके मन में जो भी चीज़ें वो निकाले आज और फ्री होकर अपनी लाइफ को जिए, ना कि एक इनसिक्योरिटी या तो एक डर के तरीके से वो अपनी लाइफ को जिए। इसलिए वो उसे वक्त तो रोकती नहीं है और वो बहुत वाइल्ड होती है। जो वो पहले उसकी फर्स्ट लिप पे किस करती है और उसे बाइट करती है, फिर वो सेकंड लिप पे किस करती है और उसे बाइट कर देती है, फिर वो जो नेक पर रहती है वो बहुत डीपली किस कर करके उसे बाइट भी करे जा रही रहती है। स्मूचिंग के साथ जो बोलते हैं ना बाइट करना, वो भी कंटिन्यू रहता है। मतलब ऐसा हाल हो जाता है कि जो रश्मि रिद्धि की जो नेक रहती है उसमें पूरे के पूरे कहीं ना कहीं मार्क्स दिखने लग जाते हैं। वो मार्क्स अच्छे डीपर हो रहे रहते हैं, पर रिद्धि को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा रहता है, बहुत पेन, क्योंकि अभी तक रिद्धि ने हमेशा से सॉफ्ट रोमांस किया था। हार्ड रोमांस मीन्स थोड़ा वाइल्ड होके किया है, बट ऐसे ऐसे हार्ड नहीं किया है कि लाइक कोई उसे बाइट कर रहा है। पर फिर वो जब उसके बूब्स की तरफ, मतलब पहले तो कपड़े रिमूव कर देती है और वो भी पूरे फ्लोर्स पे फेंक देती है, अपने भी फटाफट रिमूव करती है, फ्लोर पे फेंकती है। और फिर वो नीचे जाती है तो उसके बॉडी के जो बूब्स रहते हैं वो उसमें भी किस करके उसे बाइट करना स्टार्ट कर देती है। और इस बार रिद्धि की आंखों में से आंसू आ रहे थे, पर रिद्धि कुछ भी नहीं कहती है। वो सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार करती है कि वो उसका गुस्सा, जो उसका इमोशंस है वो निकले। फिर वो उसे बहुत कहती, जब करीब 10 या 15 मिनट के बाद जब उसके इमोशंस ख़त्म हो जाते हैं, मीन्स उसका जो एग्रेसिव पना ये सब होने लगता है, टमी तक आते आते पूरे टमी पे बाइट्स वगैरह करने के बाद वो जब एकदम होने लगती है, तो वो जब जैसे लोअर पार्ट के वहाँ पर आती है तो वो टमी पर ही अपना सर रख कर रोने लगती है। तो जो कायरा के आंसू उसके टमी पे गिर रहे रहते हैं, तो रिद्धि को फील होता है कि समथिंग इज हैपेंड। तो वो एकदम से उठती है और उठ के बोलती, कायरा क्या हो गया है? तो कायरा रोने लगती है और कहती है कि कैसे खुद को हैंडल करूँ, मुझे डर लग रहा है रिद्धि, मुझे आपको नहीं खोना है। तो वो कहती है कि आप मुझे कभी नहीं खोगे, कभी नहीं खोगे। और उस रात इनका रोमांस, मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरे तरीके से इंटीमेट होते हैं, बट इनका हाफ रोमांस रहता है। पर इस हाफ रोमांस में इमोशंस उसके बहुत ज़्यादा शो हो रहे रहते कायरा के। तो वो बहुत रो रही रहती है और लाइट्स पूरे तरीके से ऑफ रहती है। तो जो रिद्धि है वो उसे ऊपर लेकर आती है और उसे सॉफ्टली किस करती है और बहुत प्यार से। फिर जो रिद्धि है वो उसके ऊपर चढ़ के उसे काफ़ी अच्छे से किस कर रही रहती है, उसके नेक पे किस करती है, बहुत प्यार से उसे सॉफ्टली किस करती है, उसे काफ़ी अच्छे से रिलैक्स फील कराती है, बूब सकिंग करती है, बहुत प्यार से टमी पे हाथ फेरती है। हर एक चीज़ करने के बाद कायरा और जब पूरा रिलैक्स हो जाती है तो वो रिद्धि को हक करके सो जाती है। रिद्धि भी कई हद तक सो जाती है, बट रिद्धि को थोड़े मार्क्स की भी थोड़ा सा बोलते ना, जब कोई आपको बाइट करता है तो उस मार्क से आपको जलन होने लगती है, तो उसको जलन हो रही थी चीज़ों को। पर जब वो मॉर्निंग के टाइम पे उठती है तो कायरा पहले उठ जाती है, और कायरा जब रिद्धि को देखती है तो उससे पता चलता ओ एम जी, मतलब हद कर दी, कोई ऐसे रोमांस कैसे कर सकता है, क्योंकि मार्क्स पूरे दिख रहे थे। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है, अब कैसे रिएक्ट होगा, क्या होगा, सब देखेंगे आगे कुछ एपिसोड में। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक यू।